भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने बिखरे कुनबे को एक करने जुटी है। सत्ता में वापसी की राह खोजते इसके नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी राजनीतिक मौजूदगी की थाह लेने में लगे हैं। पिछले दिनों हिमाचल में बदलाव की हवाएं कांग्रेस के लिए खुशियां लेकर आई, लेकिन गुजरात गहरा सदमा दे गया। पार्टी 77 से 17 सीटों पर आ गई। अब मिशन राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ है। वैसे तो साल 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2020 में बागियों की मेहरबानी से मध्य प्रदेश बीजेपी के पाले में चला गया और पिछले एक साल से राजस्थान में बागी सिर उठाए खड़े हैं। खैर, इन तीनों राज्यों में चुनाव अगले साल नवंबर-दिसंबर में होंगे और पार्टी के सामने मध्य प्रदेश में वापसी करने के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता बचाना बड़ी चुनौती है। राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल के नतीजों ने ऑक्सीजन देने का काम किया है और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी जी यहाँ पधारी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप इस जनसमूह को संबोधित करें। श्रीमती प्रियंका ने हिमाचल में प्रचार की कमान खुद संभाली। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, उनके साथ सीधा संवाद किया, जनसभाओं को संबोधित किया और पूरे प्रचार अभियान में कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। हिमाचल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिलवाकर ही प्रियंका के कदम थमे। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को तैयार करने में जुट गई है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका 2024 में लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ सकती हैं और वो भी अपनी पारिवारिक सीट रायबरेली से। हम रायबरेली को पारिवारिक सीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर सबसे ज्यादा बार गांधी परिवार के सदस्य ही सांसद रहे हैं। गांधी परिवार की विरासत तो मोतीलाल नेहरू से शुरू होती है। यहाँ मोतीलाल जी, उसके बाद जवाहरलाल जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी और बीच में अरुण नेहरू वगैरह है। लेकिन जो गांधी परिवार के लोग हैं उनमें से ये बराबर एक मुतवातिर कार्यक्रम चलता रहा और लोग जुड़ते चले गए। देखिए, कांग्रेस के लिए रायबरेली जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा से। एक ज़माने में प्रियंका गांधी के दादा फिरोज़ गांधी चुनाव लड़ते थे। उस ज़माने से जो है इसका राजनीतिक महत्व बढ़ा कांग्रेस के लिए और फिरोज़ गांधी बराबर जीतते रहते थे। उसके बाद फिर इंदिरा जी ने जो है उसको पकड़ा। इंदिरा जी वहाँ पे जीतती रहीं। फिर इंदिरा जी ने अपनी मामी शीला कौल को वो जिम्मेदारी दी। शीला कौल रिप्रेजेंट करती रहीं और उसके बाद फिर श्रीमती सोनिया गांधी आई तो उन्होंने भी रायबरेली को ही जो है वो चुना कि भाई उसको रिप्रेजेंट करें। तो कांग्रेस के लिए रायबरेली जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो एक पहचान बन गई है उस परिवार की। और देखिए, 1952 से फिरोज गांधी से शुरू होता हुआ सिलसिला इंदिरा गांधी तक पहुंचा। इंदिरा गांधी के बाद फिर सोनिया गांधी या फिर बीच के दौर में सतीश शर्मा हों या नेहरू गांधी परिवार के करीबी हों, वही यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, रायबरेली लोकसभा सीट से पहले चुनाव लड़ते थे फिरोज गांधी जी। फिर फिरोज गांधी जी के बाद इंदिरा जी चुनाव लड़ती रही हैं वहाँ और ये परिवार की इनकी सीट है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, फिर इनके परिवार से शीला कौल, फिर अरुण नेहरू तो खैर बाद में आए थे, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा को इन लोगों ने वहाँ से चुनाव लड़ाया था और कैप्टन शर्मा ने ही अरुण नेहरू को हराया था। एक्चुअली अरुण नेहरू खिलाफ में थे परिवार के। तो एक लंबी हिस्ट्री है और रायबरेली के डेवलपमेंट में कांग्रेस का बहुत कंट्रीब्यूशन है। साल 1952 और 1957 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से फिरोज गांधी जी, फिर 1967 और 71 में इंदिरा गांधी ने विजय पताका फहराया। लेकिन 1977 में समाजवादी राजनारायण ने कांग्रेस का यह किला ढाते हुए इंदिरा गांधी को 55,202 वोटों से मात दे दी। हालांकि 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी फिर मैदान में उतरी और उनके सामने मध्य प्रदेश से राजमाता विजय राजे सिंधिया आई। लोकदल से महिपाल शास्त्री ने भी ताल ठोकी, लेकिन इंदिरा गांधी ने करीब 2.25 लाख मतों से बड़ी जीत दर्ज कर ली। चूंकि इंदिरा गांधी
आंध्र प्रदेश के मेडक से भी चुनाव जीती थी। ऐसे में उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी और यहां उपचुनाव हुआ, जिसमें गांधी परिवार के करीबी अरुण नेहरू कांग्रेस प्रत्याशी बनकर आए, जबकि उनके खिलाफ ताल ठोंकने वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता जनेश्वर मिश्र उतरे। लेकिन रायबरेली में गांधी परिवार का तिलिस्म काम करता है। अरुण नेहरू ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मिश्र को पराजित कर दिया। साल 1984 में सविता अंबेडकर अरुण नेहरू के खिलाफ उतरी, वो भी हार कर लौट गई। इसके बाद शीला कौल ने कांग्रेसी परचम फहराया। लेकिन 1996 और 1998 में कांग्रेस को अपनी पारिवारिक सीट पर सबसे बड़ा झटका लगा, जब एक स्थानीय नेता अशोक सिंह ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी दोनों चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम कौल और दीप कौल को चारों खाने चित्त कर दिया। 1999 में अरुण नेहरू ने पाला बदला और बतौर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव लड़ा। ऐसे में कांग्रेस ने उनके खिलाफ गांधी परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा। उस चुनाव को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर के अनुसार कांग्रेस के लिए बागी अरुण नेहरू ने काफी दिक्कतें खड़ी कर दी थी। फिर केंद्र में बीजेपी के समर्थन की लहर थी। ऐसे में प्रियंका गांधी ने वहां कमान संभाली। ये प्रियंका की पहली चुनावी सभा थी। इस चुनाव में प्रियंका ने अरुण नेहरू को लेकर कुछ ऐसा भाषण दिया कि पीछे चल रहे सतीश शर्मा ने जीत दर्ज की और अरुण नेहरू चौथे नंबर पर आए। आपको एक चुनाव बता दूं कि प्रियंका गांधी ने राजनीति में शुरुआत की नहीं थी, लेकिन एक चुनाव हो रहा था लोकसभा का, जिसमें कि उन्हीं के परिवार के अरुण नेहरू बीजेपी से कैंडिडेट थे और सतीश शर्मा जो हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और जब प्रियंका गांधी की वहाँ पे मीटिंग हुई, बहुत बड़ा हुजूम था, बहुत लोग थे, हम भी थे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार देश भर से जो है वहाँ मौजूद थे कि प्रियंका गांधी की पहली इलेक्शन स्पीच होने जा रही है। और उस स्पीच में प्रियंका गांधी ने वहाँ के जो लोग थे, जो जनता सुनने आई थी, उनसे कहा कि आपने उस शख्स को घुसने ही क्यों दिया अपने बीच में जिसने मेरे पिता के पीठ में खंजर घोंपा था। ये बात उन्होंने अरुण नेहरू जी के लिए कही थी, क्योंकि एक ज़माने में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो सबसे ज़्यादा उनके निकटतम लोगों में अरुण नेहरू थे। प्रियंका गांधी का ये कहना था कि वहाँ पर जितने खड़े लोग थे उन सबको सांप सूंघ गया और उनको इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो सतीश शर्मा नंबर 3 पे चल रहे थे वो नंबर 1 पे आ गए और अरुण नेहरू को हार गए, जाहिर बात है, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो प्रियंका गांधी की एक स्पीच से वहाँ पर इलेक्शन बदल गया। मुझे याद है कि देश के जाने माने संपादक प्रभात जोशी भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने एक टीवी डिस्कशन में बाद में कहा कि उन्होंने अपने इतने साल की पत्रकारिता में किसी एक स्पीच से इलेक्शन को बदलते हुए नहीं देखा। तो जाहिर बात है कि हम लोग भी वहाँ जब मौजूद थे और जो हमने देखा मंजर कि एक स्पीच से किस तरह से माहौल चेंज हो गया, तो करिश्मा तो है प्रियंका में, लड़ने का मादा भी है। इसके बाद साल 2004 में रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनावी ताल ठोकी। तब से लेकर अब तक सोनिया गांधी के जीतने का क्रम जारी है। उनके खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग चुनाव में बीएसपी से आरएस कुशवाहा, सपा से राजकुमार और बीजेपी से सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल भी उतरे, लेकिन सभी धुरंधर ढेर हो गए। आपको बता दें कि 1952 से अब तक रायबरेली में हुए हर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे, लेकिन सिर्फ 3 चुनाव को छोड़कर सभी में उनकी जीत हुई। साल 1996, 1998 में बीजेपी और 1977 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण से ही कांग्रेस हारी है। साल 1967 में इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद बनी तो विपक्ष को लगा कि रायबरेली उसके लिए अब बैठे बैठे सपने देखने जैसा है। ऐसे में सोशलिस्टों ने यहां पर जमीनी मेहनत की। गांव-गांव, गली-गली किसान मजदूरों की बात उठाने लगे। उनकी नुमाइंदगी वाला चेहरा उस दौर के कद्दावर समाजवादी नेता राज नारायण के रूप में सामने लाया गया। उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी के सामने चुनौती पेश की, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त पाई। लेकिन 1975 में लगी इमरजेंसी जब 1977 में हटी और चुनाव हुए तो राज नारायण ने एक बार फिर इंदिरा के सामने चुनौती पेश की, लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास बन गया। देश की प्रधानमंत्री खुद अपने गढ़ में हार गए। यह हार भारतीय राजनीति के चुनावी इतिहास में
सबसे बड़ी हार मानी जाती है। ऐसा माना जाने लगा कि इंदिरा की हार के साथ ही अब कांग्रेस का सूरज अस्त हो गया है। लेकिन इंदिरा भी आसानी से हार न मानने वाले नेताओं में थी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार 3 साल ही चल पाई और दोबारा हुए चुनाव में इंदिरा ने रायबरेली में प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर देश की कमान संभाली। वहीं 2014 में जब देश में मोदी लहर थी, उस दौरान भी सोनिया गांधी ने 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से रायबरेली से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर पर आए फैसले के बाद पूरे यूपी का माहौल बदल चुका था। यहां तक कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी खुद अमेठी सीट हार गए, लेकिन रायबरेली सीट फिर से कांग्रेस और गांधी परिवार की झोली में ही गई। सोनिया गांधी बीजेपी के प्रत्याशी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा भी है और रायबरेली के डेवलपमेंट में कांग्रेस का बहुत कंट्रीब्यूशन है। वहाँ ITI है और दूसरी तमाम इंदिरा गांधी उड़ान विश्वविद्यालय है और तमाम उन्होंने 2004 से 2014 के दरमियान जब केंद्र में UPA सरकार थी, उस समय ढेर सारी नई प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च किए इन्होंने। फैशन टेक्नोलॉजी का है वहाँ पे, कई तरीके के वहाँ इंस्टीट्यूट हैं, कई तरीके के इंडस्ट्री हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो जो परिवार का न सिर्फ गढ़ है बल्कि वहाँ के डेवलपमेंट का जो आधार है वो भी कांग्रेस ही है। इसीलिए कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूत है। जितने नेता निकले हैं रायबरेली में ज़्यादातर का रास्ता कांग्रेस से ही है, सब कांग्रेस से होकर निकले हैं और वो वहाँ पे किसी भी पार्टी में हो, ज़्यादातर उसमें पुराने कांग्रेस। अब ऐसा बताया जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के चलते चुनाव लड़ने से मना कर सकती हैं और उनकी जगह पार्टी इस सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारने की तैयारी में है। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा करके पूरे यूपी में फिर से खड़ी हो पाएगी? क्या प्रियंका कांग्रेस के लिए यूपी में ऑक्सीजन का काम करेंगी? ऐसा भी माना जा रहा है कि अब कांग्रेस के लिए यूपी में वो पहले वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस का अच्छा खासा वोट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका असर आसपास की सीटों पर कितना होगा और पूरे प्रदेश में कितना होगा, इस पर क्या कहते हैं जानकार, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो इस तरह की यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मौजूदा हालत में कांग्रेस 2% वोट पर और 2 सीट पर सिमट कर रह गई है और चर्चा में भी नहीं है। पहले फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी और बाद में सोनिया गांधी इस सीट से कई बार सांसद रहे। हालांकि इतिहास ये तथ्य भी नहीं भूलता है कि ये वही सीट है जहां से देश के प्रधानमंत्री को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में अब प्रियंका के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की खबर ने अन्य राजनीतिक दलों के कान खड़े कर दिए। आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका पूरी तरह से कांग्रेस के लिए काम करने के लिए राजी हो गई? वैसे तो प्रियंका हर चुनाव में पार्टी के काम करती है, लेकिन किसी पद या जिम्मेदारी के साथ नहीं। वो केवल रायबरेली अमेठी में ही अपना फोकस रखती रही है। लेकिन अब प्रियंका पूरी तरह से तैयार है। जानकारों की माने तो यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा को नए सिरे से लॉन्च करने की तैयारी कोई ऐसी ही नहीं है, इसकी बिसात काफी पहले से बिछ गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद से ही प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे, तो उनके साथ प्रियंका ज्यादा समय न देते हुए हिमाचल में अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित किया। कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के अनुसार जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से शुरू की, तो ये फैसला ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया था। पूरे दक्षिण भारत में राहुल की यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी कहीं भी शामिल नहीं हुई, लेकिन दक्षिण से निकलते ही वो मध्य प्रदेश में अपने पति व बेटे के साथ यात्रा में शामिल हो गई। अब जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है, इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने यात्रा में एंट्री कर दी। इस मौके पर प्रियंका अपने भाई का हौसला बढ़ाना भी नहीं भूली। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं।
योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। जानकारों के अनुसार प्रियंका यूपी के अलावा अब आगे भी जिन राज्यों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी, वहां राहुल के साथ दिखेगी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में प्रियंका ने जमकर प्रचार किया और कांग्रेस वहां चुनाव भी जीती। इस जीत का महत्व है। कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच जिम्मेदारी बांटने वाली है। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और दक्षिण भारत की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती है और उत्तर भारत में पार्टी की कमान संभालेंगी। इसका यह मतलब नहीं है कि राहुल उत्तर भारत के राज्यों में प्रचार नहीं करेंगे, वो यूपी में भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन यूपी में पार्टी की कमान प्रियंका के हाथ में होगी। पार्टी के नेताओं के अनुसार प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से यूपी में पार्टी को मजबूत करने में जुटेंगी। प्रियंका की टीम के लोगों का तो यह भी दावा है कि राहुल गांधी अब दक्षिण में और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत की कमान संभालेंगी और लखनऊ तथा दिल्ली में रहते हुए बीजेपी की रणनीति को ध्वस्त करने में जुटेंगे। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर रायबरेली में प्रियंका के चुनाव लड़ने को एक बड़ी चुनौती मानते हैं। वो इसके पीछे आज के बदले समीकरणों को मानते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पहले यहाँ कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा गुट काम करता था। पुराने कांग्रेस खानदान अखिलेश सिंह का परिवार अब बीजेपी में है, इसीलिए अब उन्हें जीरो से शुरू करना होगा। प्रियंका गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो रायबरेली को जो एक परंपरा चली आ रही है जीतने की अपने परिवार के द्वारा, उनके दादाजी के ज़माने से जो शुरू हुई है, उसको वो जीतें, तो जाहिर बात है कि एक चुनौती है। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने ये देखा कि जो एक सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था गांधी परिवार का रायबरेली में, क्योंकि अगर मैं पुराने दौर की याद करूं तो धुन्नी सिंह जी हुआ करते थे, जो कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव में काफ़ी कुछ मदद करते थे, देखते थे। उसके बाद उनके बेटे अखिलेश भी जो है वो बहुत मदद करते थे और उनकी वजह से बड़ी हेल्प मिलती थी। अब उनकी बेटी आदित्य सिंह वहाँ से एमएलए हैं, जो कि बीजेपी में चली गई हैं। तो इस तरह से तमाम लोग जो कांग्रेस परिवार के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए जो सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, उसमें से बहुत से लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं। तो इसलिए प्रियंका गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ रहना पड़ेगा, कैंपेन करना पड़ेगा और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम उनको वहाँ पे तैयार करना पड़ेगा कि जो उनके न रहने पर भी उनके लिए काम करें। दरअसल रायबरेली में कांग्रेस की लगातार जीत की एक अहम वजह है। वो वजह उस दौर के लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने रायबरेली की फिजाओं में फैले कांग्रेस प्यार को दशकों तक महसूस किया है। रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश पांडे का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों का मानना रहा है कि देश को आजादी कांग्रेस की वजह से मिली है और लोग उस आजादी को उसी रूप से कांग्रेस पार्टी के निशान के साथ जोड़ दिया करते थे। अब यहाँ अगर हम बात कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रत्याशी की ही जीत की करें तो चंद्र प्रकाश पांडे बताते हैं कि जितना प्यार यहाँ के लोगों को कांग्रेस से था, उतना ही प्यार नेहरू गांधी परिवार से भी करते थे। लोग मानते थे कि हम कांग्रेस के थे और नेहरू गांधी परिवार हमारा है। लोग यहाँ ये समझते थे कांग्रेस की ही बदौलत स्वतंत्रता मिली है। उनका ये ध्यान था कि कांग्रेस के ही बदौलत भारत को स्वतंत्रता मिली है, तो वो कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता से जोड़ लिया करते थे और वे उसी रूप में उसको वोट दिया करते थे क्योंकि कांग्रेस है हमारी, इसने हमको स्वतंत्रता दिलाई है, इसलिए हम इसके ही प्रत्याशी को आगे बढ़ाएंगे। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में दोबारा खड़ा होना एक कठिन चुनौती भले ही है, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि रायबरेली जैसी सीट से प्रियंका अगर अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करती है तो ये आसपास की सीटों पर जरूर असर डालेगा और हो सकता है इसका असर 2024 में ना दिखे, लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जरूर दिखने लगेगा। अब देखना यह होगा कि यूपी में कांग्रेस के बिखरे कुनबे को दोबारा समेटने में प्रियंका गांधी वाड्रा को कितना समय लगेगा और वो इसमें कितनी कामयाब हो पाती है। टी न्यूज़ नेशन।